हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर है हमारा 3, जल संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हमने किया है जल हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, जल किस किस रूप में हमारे लिए जरूरी होता है, जल को क्यों बचाया जाएगा। इन सब बातों के बारे में हमने यहाँ पर कुछ बातों के बारे में जाना है, कुछ बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अब यहाँ पर मेनली हमारा जो प्रश्न उठता है, जल का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार से है, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उसकी बारे में बात करेंगे। यानी कि कहाँ कहाँ पर जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, किस किस भाग पर पृथ्वी का जल पाया जाता है और कितना जल पाया जाता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और हम चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत तो कर चुके हैं, क्या करते हैं चैप्टर को आगे बढ़ाने का काम हम यहाँ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे विश्व के कुल मृदु जल का 75% अंटार्कटिका ग्रीनलैंड पर्वतीय बर्फ में चादरों से ढका हुआ है। यानी कि जो मृदु जल का विश्व का 75% है वो कहाँ पर है, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में है। वहां पर ये सारे मृदु मतलब होता है हमारा मीठा जल जो है यहाँ पर बचा हुआ है। देख लो ग्रीनलैंड की पहाड़ियां हैं, इस वाले क्षेत्र में विश्व की अधिकतर जो है मृदु जल उपस्थित है। ठीक है, तो 75% जल तो यहीं पर है, वो भी बर्फ के चादर के रूप में है। तो इसका उपयोग तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। विश्व का अधिकांश जल जो है ना वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए इसे जल गोलार्ध भी कहा जाता है। जैसे हमको पता है पृथ्वी को अगर बीच से बांटे तो एक भाग उत्तरी गोलार्ध होता है, दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो अधिकांश जल जो है किस गोलार्ध में, हमारा दक्षिणी गोलार्ध। जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये इस लाइन से इधर ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया और इस लाइन से नीचे वाला जो गोलार्ध है वो नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अधिकांश जल जो है ना वो कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 75% जल जो है वो कहाँ पर है, मृदु जल मीठा जल जो है 75% कहाँ है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की पहाड़ियों में है, बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के रूप में है। ठीक है, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। और विश्व का अधिकांश जल कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी का 2 गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो अधिकांश जल कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। ये 2 बातों को याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे जी, चलो जी यहां से देखना है हमको। यहाँ पर बात कर लेना भारत की बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। जो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 16% है। यानी पूरे विश्व में जितना जनसंख्या रहता है उसका 16% भारत में रहता है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या यदि मान लेते हैं 100 आदमी व्यक्ति रह रहा है तो 16 आदमी कहाँ का है, भारतीय है। और हमारे पास जल कितना है, मात्र 4% स्वच्छ जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 16% जनसंख्या क्या है, भारत में है विश्व का, और विश्व का 4% स्वच्छ जल ही भारत के अंदर है। ये यहाँ से बात समझ में आ जाता है ना। जल तो हमारे पास बहुत है, इससे पहले वीडियो में भी हमने बात किया था, जल तो हमारे पास 70% है पृथ्वी पर, लेकिन वे सारे स्वच्छ जल नहीं है, महासागरीय और लवणीय जल होते हैं जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हमारे पास आगे है। हमारे पास ये देखो जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये भारत में जल का उपयोग कहाँ कहाँ से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से प्राप्त होता है। अब 4000 घन किलोलीटर जल वर्षा से प्राप्त होता है और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठ से प्राप्त होता है। देखो जल का जो स्रोत वर्षा ही है, जो भूपृष्ठीय जल होता है, जो भूमिगत जल होता है। भूपृष्ठीय मतलब बताए थे इससे पहले हमने कि पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो भूपृष्ठीय जल है, जो तालाब में हो गया, महासागर में भी भूपृष्ठीय जल, लेकिन वो स्वच्छ जल उपयोग लायक नहीं है। जो तालाब में है, झील में है, नदी में है, ये भूपृष्ठीय जल है। जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो भूमिगत जल है। तो 2 सोर्स है हमारे पास, भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल और वर्षा जल। 3 सोर्स है हमारे पास जिससे हम स्वच्छ जल की प्राप्ति करते हैं, और सबका सोर्स एक ही है, वर्षा जल। अगर वर्षा नहीं होगा तो ना ही भूपृष्ठीय जल होगा हमारे पास, ना ही भूमिगत जल होगा। तो ये बात समझो। तो 4000 लीटर जल कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, भारत के अंदर जो उपयोग करते हैं ये करते हैं हम वर्षा जल से प्राप्त। कितना, 4000। और इसके अलावा 1869 घन मीटर जल जो वर्षा के बाद जो जल नदी तालाब में होता है वो जमीन के नीचे रिस के चला जाता है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं भूमिगत जल के रूप में। 1869 घन लीटर जल का निकाल करके, भूमि के अंदर से निकाल करके उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे जी, देखो यहां से
आगे देखो, भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से प्रभावित होते हैं। भूपृष्ठीय जल बार बार बात करें कहां कहां पर पाया जाता है, नदी में, तालाब में, नहरों में, ठीक है, इसके अलावा जलाशयों में, झील में, यहाँ पर भूपृष्ठीय जल पाया जाता है। उसका 2/3 भाग, अच्छा 2/3 भाग कितना बोल सकते हो जी, अगर मान लो 100 का 2/3 भाग कर ले तो कितना हो जाएगा, 100 का 2/3 भाग लगभग लगभग जो है ना ये हो जाएगा हमारा 66%। कितना, 66%। तो 66% जल यानी 66% जल जो है ना भूपृष्ठीय जल, वो 3 बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से निकल के आती है। यानी हमारे देश में जो जल की क्षमता है, जल रखने की क्षमता है, वो किसके पास है, 66% जल, 66% जल गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से हमको मिलती है, 66% जल। तो ये 3 नदी जो है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है, जल के नजरिए से, जल की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है भारत के अंदर। इस बात को याद रखो। चलो जी नेक्स्ट देख लेंगे हम। देखो ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का ये चित्र है। भारत में निर्माण किए गए जलाशयों में 174 अरब घन मीटर जल का भंडारण हो सकता है। भारत में जितने भी जलाशय है, जलाशय का मतलब है जहां पर जल रह सकता है, जहां पर जल की रुकने की क्षमता है या जल जहां पर रुक सकता है। तो अगर कुल सारे जलाशयों को भरा जाए ना भारत के अंदर, तो वहां पर 174 अरब घन मीटर जल का भंडारण, यानी कि हम इतना जल रख सकते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद मात्र 18 अरब घन मीटर थी। स्वतंत्रता के बाद कितना था, 18 अरब घन मीटर था, जिसको बढ़ा करके जलाशयों का निर्माण करके 174 अरब घन मीटर इसको बनाया गया। ठीक है, तो जल रखने की क्षमता, जलाशय क्या होता है, जल रखने की क्षमता कितना है, जो स्वतंत्रता के बाद कितना था, 18 अरब था, अभी 174 अरब घन मीटर हो गया है। तो अभी भारत में यदि सभी जलाशय को भरा जाए तो 174 अरब घन मीटर जल हम रख सकते हैं, इतना क्षमता है भारत के पास। आगे देख लेंगे जी। अलग अलग समस्याओं के कारण भारत के केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, कि जो कि कुल भारत के जल का मात्र 32% है। अभी हमारे पास जितना जल है ना, स्वच्छ जल मतलब साफ जल जिसका हम उपयोग कर सकते, उसमें से मात्र 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग ही कर पाते। कितना, 690 अरब घन मीटर के जल का उपयोग पाते हैं, जो कुल जल का 32% है। कितना प्रतिशत है, 32% है। और इसमें अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती है, क्यों, और जो जल बचे हुए हैं उसका उपयोग हम लोग क्यों नहीं कर पाते। उसका उपयोग नहीं करने का कारण, सबसे बड़ा कारण, कई प्रकार की समस्या हो सकती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर जल पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल प्रदूषित हो रहा है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर नदियां प्रदूषित हो रही है। तो उस जल का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते हैं ना, वो तो स्वच्छ जल था लेकिन प्रदूषित हो गया। जो नालियों में, जो फैक्ट्रियों के द्वारा कचरा निकल के आता है, जो हम खेती करते हैं उसमें जो रसायन का प्रयोग करते हैं, उन सारे कारणों से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 690 अरब लीटर जल का प्रयोग, जो अरब घन मीटर जल का प्रयोग हम लोग मात्र कर पाते हैं, जो कुल जल का मात्र 32% है। अब देखो, भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग लायक गंगा और ताप्ती 2 नदियां हैं। कौन सा, गंगा और ताप्ती, जिसमें सबसे अधिक जल रह सकता है भारत के अंदर। या भारत के अंदर प्रॉपर 2 नदियों की बात करें तो गंगा और ताप्ती 2 नदियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 नदी तो बताया था, गंगा था, ब्रह्मपुत्र था और सिंधु था। तो ये 3 नदियों में जल तो पाया जाता है। साथ ही साथ गंगा नदी की द्रोणी मतलब होता है गंगा नदी के अंदर कितना जल आ सकता है ना, कितना जल उस धारण करने की क्षमता है गंगा नदी के पास। तो गंगा, और यहां पर देखेंगे, देखो जी नदी द्रोणी दिया, गंगा और ताप्ती नदी में उपयोग लायक जल यानी साफ पानी इकट्ठा करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बात हमको याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जितना जल हमारे पास है उसका मात्र 32% ही हम उपयोग कर पाते। अलग अलग कारण हो सकते हैं, जल की पहुंच नहीं है, जल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है, या जल प्रदूषित हो जा रहा है, जिसके कारण हम जल का प्रयोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, दूसरी बात है, गंगा
गंगा नदी की द्रोणी सबसे बड़ी द्रोणी है, यानी कि सबसे अधिक द्रोणी गंगा नदी, सबसे अधिक जल जो है गंगा नदी में रह सकता है। इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण बात, गंगा और ताप्ती नदी मिलकर के साफ जल रखने का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है या भंडार है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालयी नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुए हैं, देश का 42% जल पाया जाता है। और देखो हिमालयी नदियां क्या होता है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती है ना, वो हिमालयी नदियों से हिमालयी नदियां कहलाती है। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं हिमालयी नदियां कहलाएगी। अब हिमालयी नदियों से बहुत सारा मैदान बना है जिसमें खेती करते, बहुत सारी नदियां निकली है जिससे और उसमें देखो हिमालयी नदी जितना भी पानी निकलता है ना, वो कुल जल का 42% है, यानी 42% जल जो है ना ये हिमालयी नदियों से ही निकल के आता है, यानी हिमालय से ही निकल के आता है। तो हिमालय भी जल के नजरिए से हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सिंधु, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, ये सारे क्षेत्र जो है ना हमारे लिए जल के लिए, सारे नदी जो है, जो हिमालय जो है, ये सारे क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर ये क्षेत्र नहीं होते तो फिर जल की समस्या होती, क्योंकि साफ जल तो अंततः हमको यहीं से मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे जी, ये देख लो हिमालय क्षेत्र वाला, ये देखो और है हमारे पास। चलो जी, चलो जी, तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई नई बातों के साथ, इसी चैप्टर में कुछ और नई बात सीखेंगे, पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे के सालों में, और चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसको भी आगे की वीडियो हम करेंगे। जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा एक बार, तो सारे क्वेश्चन को हम देख लेंगे, ताकि जो भी समस्याएं हमारे एग्जाम में आते हैं वो नहीं आए। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।